India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार को सरकारी नौकरी से अयोग्य ठहराने का नियम संविधान का उल्लंघन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, अस्पताल सेवा दरों की सीमा तय क्यों नहीं की गई? नागरिकों के स्वास्थ्य सेवा हैं मौलिक अधिकार। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राज्य के बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने से किया इनकार। कहा, जेल में है सोरेन, विधायिका के कामकाज में भाग लेने का अधिकार छोड़ना होगा। उन्नीस सीरियल बम ब्लास्ट मामले का आरोपी अब्दुल करीम टुंडा बरी। अजमेर की टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2 आरोपी इरफान और हमीदुद्दीन को सजा। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने 2 से अधिक बच्चे होने पर एक उम्मीदवार को पुलिस कांस्टेबल पद पर आवेदन करने से अयोग्य घोषित करने के राजस्थान सरकार के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 का नियम 24 उपधारा खंड 4 गैर भेदभावपूर्ण है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता। ये उपधारा कहती है कि कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके 1 जून 2002 को या उसके बाद 2 से अधिक बच्चे हैं। न्यायालय ने माना कि वर्गीकरण जो 2 से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है, गैर भेदभावपूर्ण और संविधान के दायरे से बाहर है, क्योंकि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना था। जस्टिस सूर्या की पीठ ने कहा, इस दौरान दीपांकर दत्ता और केवी विश्वनाथन ने जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य केस पर भरोसा करते हुए फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की, जिसने पूर्व सैनिक की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका उनकी थी जिन्होंने राजस्थान राज्य में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया था। अभ्यर्थी की उम्मीदवारी राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24 खंड 4 के आलोक में इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि क्योंकि 1 जून 2002 के बाद उसके 2 से अधिक बच्चे थे। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि विषय नियम जिसके तहत अपीलकर्ता को अयोग्य ठहराया गया है नीति के दायरे में आता है और न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उम्मीदवार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थी की इस दलील को खारिज कर दिया कि पूर्व सैनिकों के समायोजन के संबंध में ऐसे नियम हैं जहां 2 से अधिक बच्चे न होने की शर्त निर्दिष्ट नहीं की गई है। इसे देखते हुए शीर्ष न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। फिर अपील खारिज कर दी गई।
और उधर सुप्रीम कोर्ट ने उन दरों की सीमा तय करने में केंद्र सरकार की विफलता की आलोचना की जिनके भीतर निजी अस्पताल और नैदानिक प्रतिष्ठान अपनी उपचार सेवाओं के लिए शुल्क ले सकते हैं। हालांकि इस संबंध में एक नियम 12 साल पहले बनाया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एक NGO द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दायर याचिका में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट केंद्र सरकार नियम 2012 के नियम 9 को लागू करने की मांग की गई। ये नियम बताता है कि अस्पताल और क्लिनिकल प्रतिष्ठान प्रदान की गई सेवाओं के लिए दरें प्रदर्शित करते हैं और शुल्क लेते हैं। सीमा राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र द्वारा निर्धारित की जाती है। केंद्र सरकार ने ये आरोप लगाकर अपना बचाव करने की कोशिश की कि इस मुद्दे पर राज्यों के साथ बार बार बातचीत करने के प्रयासों के बावजूद प्रतिक्रिया की कमी रही है। अदालत ने कहा कि नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा का मौलिक अधिकार है और केंद्र इन आधारों पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस संबंध में इसने नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के राज्य के कर्तव्य पर जोर देने वाले पिछले फैसलों का भी हवाला दिया। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, यह माना गया कि नागरिकों को मेडिकल सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। 2010 का अधिनियम नागरिकों को किफायती मूल्य पर मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के घोषित उद्देश्य से लागू किया गया। भारत संघ केवल ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा गया है और वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को मानक दर की अधिसूचना के लिए सुनवाई की अगली तारीख तक एक ठोस प्रस्ताव के साथ आने के लिए 1 महीने के भीतर राज्य समकक्षों के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया। केंद्र तब तक कोई समाधान निकालने में विफल रहता है तो कोर्ट उचित निर्देश जारी करेगी। और उधर सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने शीर्ष अदालत के 2018 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दीवानी और आपराधिक मामलों में अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन आदेशों की अवधि 6 महीने तक सीमित कर दी गई थी। जस्टिस अभय S. ओका, JB पारदीवाला, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा के साथ CJI DY चंद्रचूड़ की पीठ ने फैसला देते हुए कहा, हमने माना है कि हम एशियाई पुनर्सत्ताहीकरण से सहमत नहीं है। स्वतः रोक नहीं लगाई जा सकती, इसलिए न्यायालय ने एशियन रिसरफेसिंग मामले में 2018 के फैसले में दिए गए निर्देशों को रद्द कर दिया। इसमें शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया था कि आपराधिक और साथ ही नागरिक कार्यवाही में सभी स्थगन आदेश केवल 6 महीने के लिए वैध होंगे, जब तक कि विशेष रूप से बढ़ाया ना जाए। न्यायालय ने कहा कि वो एशियन रिसरफेसिंग मामले में फैसले के पैराग्राफ 36 और 37 में जारी निर्देशों से सहमत नहीं हो सकता। संविधान पीठ ने आगे कहा कि समयबद्ध निर्णयों के लिए इस तरह के निर्देश केवल असाधारण परिस्थितियों में जारी किए जाने चाहिए। पीठ ने 13 दिसंबर 2023 को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौर करने वाली बात यह है कि मामले में पेश हुए किसी भी वकील ने स्थगन आदेश को स्वतः रद्द करने का समर्थन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी एशियन रिसरफेसिंग फैसले के बारे में आपत्ति व्यक्त की थी। हालांकि उसने लंबे समय तक रहने के आदेशों की कमियों को स्वीकार किया था। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि उच्च न्यायालयों सहित प्रत्येक अदालत में लंबित मामलों का पैटर्न अलग है और इसलिए कुछ मामलों के लिए कोई भी आउट ऑफ टर्न प्राथमिकता संबंधित अदालत पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। फैसले में कहा गया, संवैधानिक अदालतों को मामले पर फैसला करने के लिए समयबद्ध तरीके से तय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीनी मुद्दों के बारे में संबंधित अदालतों को पता होता है और ऐसे आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में होते हैं।
उधर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद ने नियमित जमानत के लिए दिल्ली की कलकदुमा अदालत का रुख किया है। खालिद दिल्ली दंगों के साजिश मामले में अपनी कथित भूमिका के सिलसिले में सितंबर 2020 से जेल में है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने याचिका पर सुनवाई की और मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को करने से पहले अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा। खालिद ने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए 14 फरवरी को उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिका वापस लेने के बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और यूएपीए की धारा 43D खंड 5 के तहत जमानत याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ को 14 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करनी थी, जब खालिद के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि जमानत याचिका वापस ली जा रही है। सिब्बल ने कहा था, हम बदली हुई परिस्थितियों के कारण मामला वापस लेना चाहते हैं और उचित राहत के लिए निचली अदालत का रुख करना चाहते हैं। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने के साथ साथ यूएपीए के तहत कई अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे। तब से वो जेल में है। कलकदुमा अदालत ने मार्च 2022 में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें अक्टूबर 2022 में राहत देने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर करने के लिए प्रेरित किया गया। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत के समक्ष उनकी याचिका को तब 14 बार स्थगित कर दिया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य विधानमंडल के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में गिरफ्तारी के बाद जेल में है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने तर्क दिया कि एक व्यक्ति जो वैध आदेश के आधार पर हिरासत में है, उसे विधायिका के व्यवसाय में भाग लेने का अपना अधिकार छोड़ना होगा। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि अगर सोरेन को विधानसभा में भाग लेने से रोका गया तो राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाएगी। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की अपूर्णीय क्षति तभी होगी जब सत्तारूढ़ और विरोधी दल की मतदान शक्ति आमने सामने हो। न्यायमूर्ति ने कहा, ऐसे मामले में बजट पारित नहीं होने की संभावना होती है, जिससे सरकार में विश्वास की कमी होती है, जिसका पूरे राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वर्तमान मामले में अदालत को बताया गया था कि ये संख्याएं आमने सामने नहीं हैं, बल्कि ये प्रस्तुत किया गया था कि झारखंड में सत्तारूढ़ पक्ष में विधानसभा सदस्यों की संख्या 47 है और विपक्ष में ये 29 है। सोरेन ने झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व के अवैध परिवर्तन से संबंधित धन शोधन के एक मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के मद्देनजर 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 23 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से निचली अदालत के इनकार को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। निचली अदालत ने ये निष्कर्ष निकाला कि सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं देकर मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है। उधर मुंबई में विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी या एनआईए अदालत ने हाल ही में 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बयान दर्ज कराने के लिए उसके समक्ष पेश होने के निर्देश दिए। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने गुरुवार 22 फरवरी को आदेश पारित किया, जिसमें ठाकुर की मेडिकल आधार पर
दिन की अनुमति की याचिका और 27 फरवरी 2024 से पेश होने में विफल रहने पर आवश्यक कदम की चेतावनी देने की याचिका मंजूर कर ली। प्रज्ञा ठाकुर 11 अन्य लोगों के साथ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मामले में मुकदमे का सामना कर रही हैं। अदालत फिलहाल सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है। अदालत ने कहा कि ठाकुर और कुछ अन्य आरोपी तय तारीख पर नियमित रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ठाकुर सहित कुछ आरोपी जो दूसरे राज्यों के निवासी हैं ने अपनी अनुपस्थिति का कारण अंतिम समय में टिकट प्राप्त करने में कठिनाई का हवाला दिया। अदालत ने बताया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सभी आरोपियों को पेश होने की तारीखें पहले ही दी जाती हैं, जिससे ऐसे आधारों पर छूट का आधार समाप्त हो जाता है। अदालत ने चल रही दवा के कारण चिकित्सा आधार पर छूट के लिए ठाकुर की याचिका पर विचार किया, लेकिन उन्हें 27 फरवरी से बिना किसी असफलता के उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके अलावा अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी आरोपियों को उनके बयानों की रिकॉर्डिंग पूरी होने तक उन्हें दी गई निश्चित तारीखों पर उपस्थित रहना होगा। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मुंबई में रहना और खराब स्वास्थ्य की स्थिति में शहर में दवा लेना आरोपी के लिए विकल्प है। उधर अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। इसके अलावा 2 आरोपियों इरफान और हमीदुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब्दुल करीम फिलहाल अजमेर की जेल में बंद है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे और वो इन्हीं मामलों में आरोपी था। सीबीआई ने टुंडा को इन मामलों का, इन धमाकों का मास्टरमाइंड माना था और 2013 में नेपाल बॉर्डर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उस पर देश के विभिन्न स्थानों पर आतंकवाद के मामले चल रहे हैं। करीम ने कथित रूप से युवाओं को भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए प्रशिक्षण दिया था। एक पाकिस्तानी नागरिक जुनैद के साथ उसने कथित रूप से 1998 में गणेश उत्सव के दौरान आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी। मुंबई बम ब्लास्ट में संलिप्त होने से पहले उसने जालिस अंसारी के साथ मिलकर मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लिए काम करने के उद्देश्य से एक संस्था तंजीम असला उल मुसलमीन की स्थापना की। मध्य दिल्ली के दरियागंज में इस दौरान छत्ता लाल मियां इलाके में एक गरीब परिवार में जन्मे टुंडा ने अपने पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिलखुआ गांव के बाजार खुर्द इलाके में कारपेंटर का काम शुरू किया था। पिता की मृत्यु के बाद टुंडा ने आजीविका के लिए कबाड़ का काम शुरू किया तथा कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी बनने से पहले उसने कपड़ों का कारोबार भी किया। 80 के दशक में पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी ISI के गुर्गों के माध्यम से लश्कर-ए तैयबा के संपर्क में आने के बाद उसने कट्टरपंथ को अपना लिया। 1996 और 1998 में बम हमलों की साजिश रचने के लिए ढाका से भारत लौट आया। 1996 से 98 के बीच दिल्ली में हुए लगभग सभी बम विस्फोटों में वो संलिप्त था। इसके बाद टुंडा गाजियाबाद के अपने घर से 1998 में पाकिस्तान होते हुए बांग्लादेश चला गया। 2010 में भारत में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक पहले सीरियल ब्लास्ट करने की कोशिश भी की थी। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई द्वारा दायर डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रूथ
की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने डॉक्यूमेंट्री शो देखा और शीना बोरा की हत्या के मामले में चल रहे मुकदमे के खिलाफ इसमें कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया। जहां सीबीआई ने मुखर्जी को मुख्य आरोपी के रूप में दर्ज किया है। विशेष सीबीआई अदालत द्वारा एक वृत्तचित्र श्रृंखला की रिलीज पर रोक लगाने के उसके आवेदन को खारिज करने के बाद सीबीआई ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने कहा कि श्रृंखला में आरोपियों और कुछ गवाहों के साक्षात्कार भी शामिल है। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास ने तर्क दिया कि चूंकि सीबीआई ने केवल ट्रेलर देखा था, इसलिए उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्रृंखला में कितने गवाह दिखाए गए हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय ने नेटफ्लिक्स को 22 फरवरी को वकीलों और इसमें शामिल न्यायाधीशों के लिए एक स्क्रीनिंग आयोजित करने का सुझाव दिया ताकि वो श्रृंखला देख सके और निर्णय ले सके। परिणाम स्वरूप नेटफ्लिक्स द्वारा श्रृंखला की रिलीज स्थगित कर दी गई। श्रृंखला देखने के बाद पीठ ने कहा कि उसे मुकदमे के लिए प्रतिकूल कुछ भी नहीं मिला और आवेदन को खारिज कर दिया। इससे पहले नेटफ्लिक्स का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट रवि कदम ने कहा कि सीबीआई को पहले सीरीज दिखाना एक तरह से प्री सेंसरशिप होगी। सीबीआई को यदि सीरीज पर आपत्ति थी तो उसे अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय पहले याचिका दायर करनी चाहिए थी। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को युवा वकीलों और कानून प्रशिक्षकों के लिए मानकीकृत वजीफा और पारिश्रमिक की मांग करने वाले एक प्रतिनिधित्व पर शीर्ष निर्णय लेने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने यह निर्देश दिया। अदालत आशीष श्योरान नामक एक युवा वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये उनका मामला था कि युवा वकीलों और प्रशिक्षकों के लिए एक मानकीकृत वजीफा और पारिश्रमिक प्रणाली उन प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक है जो कानूनी चिकित्सकों की वित्तीय स्थिरता और पेशेवर विकास में बाधा डालती है। याचिका में कहा गया कि एक संरचित मुआवजे ढांचे की कमी प्रतिभाशाली व्यक्तियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को कानूनी करियर बनाने से हतोत्साहित करती है। इस प्रकार कानूनी पेशे में विविधता और समावेशिता में बाधा आती है। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा 20 फरवरी को बीसीआई और बीसीडी को एक अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मामले पर विचार करने के बाद बेंच ने कहा कि वकीलों के निकायों के पास इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिका इस स्तर पर समय से पहले है और कहा याचिका पर गौर करने से पता चलता है कि हाल ही में 20 फरवरी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को एक अभ्यावेदन दिया गया था। क्योंकि प्रतिवादियों को अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, इसलिए याचिका इस स्तर पर समय से पहले है। सुनवाई के बाद उत्तरदाताओं को यथाशीघ्र कारण आदेश के माध्यम से अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देशों के साथ इसे समय से पहले निपटाया जाता है। फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.